रिकॉर्डिंग का कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। यस मैम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्विस कॉस्टिंग स्टार्ट किया था, उसमें इलास्ट्रेशन 4 तक हम लोगों ने किया। अभी हम लोग इलास्ट्रेशन 5 से स्टार्ट करेंगे। टीवी करते हैं आपको बोल सकते हैं। इलास्ट्रेशन 5 में क्या बोला है? बोला है जीटीसी हैज ए लॉरी ऑफ 6 टन कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, जीटीसी जो है उसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इनका लॉरी है, ठीक है, 6 टन कैपेसिटी वाला। इट ऑपरेट्स लॉरी सर्विस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी फॉर पर्टिकुलर वेंडर। तो किसी एक वेंडर के लिए इनका ये लॉरी चलता है, और ये जो है सिटी ए से सिटी बी के अंदर चलता है लॉरी। इट चार्जेस 2400 पर टन फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। ठीक है, सिटी ए से सिटी बी जाने के लिए ये चार्जेस लेता है 2400 पर टन। तो इसका मतलब जो ट्रांसपोर्ट है वो जो है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है। 2200 पर टन फॉर द रिटर्न जर्नी फ्रॉम बी टू ए। बी टू ए वापस आने पे चार्जेस लगता है 2200। गुड्स आर ऑल्सो डिलीवर्ड टू एन इंटरमीडिएट सिटी सी। बोल रहे ए बी के बीच में एक इंटरमीडिएट सिटी सी भी है, चाहे तो वहां भी गुड्स डिलीवर हो जाता है, मतलब अगर कोई करना चाहे। इतना हैंग कर रहा है। अब हम एडमिट। सब ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बार बार हैंग क्यों हो जाता है? ठीक करेंगे। अच्छा देखो फिर यहाँ पर बोल रहे इंटरमीडिएट सिटी सी में भी जो है ये लोग जो है अगर जरूरत पड़े तो गुड्स जो है वो डिलीवर कर देते हैं। ए बी के बीच में ही सी आता है, अगर वहां भी डिलीवर करना है कर देंगे, बट उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। बोल रहा है but no extra charges are billed for unloading goods in between station city, and no concession rate is given for reduced load after unloading at intermediate city। तो बोल रहा है कि अगर बाई चांस सी में डिलीवरी करने का जो है बात हुआ तो डिलीवर कर देंगे, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ और एक बात भी बोल रखा है
कि जैसे हम लोग सी में कुछ स्टॉक मतलब कुछ गुड्स जो है खाली कर दिए, अनलोड कर दिए, तो हमारा जो है गुड्स कम हो गया। तो अब क्योंकि मतलब गुड्स जो है वो कम हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंसेशनल रेट पे हम लोग जो है बाकी रास्ते के लिए जो चार्जेस है वो कंसेशनल रेट हो जाए। मतलब मेरा यहाँ पर जो बोला है वो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सी में अगर अचानक से अनलोड का बात हुआ तो वो कर देंगे, बट उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेने वाले, ठीक है। सेम तरीके से सी में कुछ अनलोड हुआ तो मेरा जो है क्योंकि रिड्यूस हो गया लोड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर वापस जब बी में जा रहे हैं, क्योंकि ए टू बी तो पूरा है, तो उसमें हम लोग कोई कंसेशन दे देंगे, ऐसा भी इनका रूल्स नहीं। मतलब सीधा बात यही निकला ओवरऑल कि ए से बी जाओ या ए से सी होते हुए बी जाओ, मतलब सी में रुकते हुए बी जाओ, एक ही बात है। चार्जेस में कोई हेरफेर नहीं है, चार्जेस वही रहेगा जो ए टू बी और बी टू ए का है, ये बोला है। Distance between the city A to B is 300 किलोमीटर and distance from city A to C is 140 किलोमीटर, ये हमें बता दिया। अच्छा, अब हमें करने क्या बोला है वो देख लेते हैं। In the month of January, the truck made 12 journey between city A to B. अच्छा, ए से बी के बीच में 12 जर्नी जो है ट्रक ने किया है। द डिटेल्स ऑफ द जर्नी दे दिया है। हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है दो चीज, ठीक है। पहला बोला है कि कैलकुलेट द कॉस्ट एज पर कॉमर्शियल टन किलोमीटर, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, और कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ जैन। तो हमें दो चीज कैलकुलेट करने बोला है। पूरा जैन के मंथ का इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हमें नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो कैलकुलेट करके बताना है। तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करके, ठीक है। तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा कि सेल कैसे निकाले, टोटल कॉस्ट क्या क्या फाइंड आउट करना है वो भी तो समझना पड़ता है ना। फिर कॉस्ट पर कॉमर्शियल टन किलोमीटर, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर बेसिकली, लेकिन कॉमर्शियल तरीके से भी एब्सोल्यूट। तो कॉमर्शियल एब्सोल्यूट तो लास्ट क्लास में ही किया था। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव टन किलोमीटर करेंगे, तो इफेक्टिव कॉमर्शियल टन किलोमीटर, इफेक्टिव एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, तो हमें आंसर मिल जाएगा। और टन किलोमीटर निकालने के लिए टन इंटू किलोमीटर करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो जर्नी यहाँ पर दिया है ना, इसको थोड़ा सा पढ़ के समझ लेते। उसके पहले ये पॉइंट देख लेते कि एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट एंड मेंटेनेंस चार्जेस 6 लाख बोला है, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें बता ही दिया है कितना, और मेंटेनेंस चार्जेस भी हमें बता दिया है कितना रेस्पेक्टिवली। रनिंग चार्जेस स्पेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन 2,94,400, ये वेरिएबल हो गया। इसमें 12,400 पेनल्टी का लगा है फॉर ओवरलोडिंग, ठीक है। अब पेनल्टी जो लगता है ये हमारा कोई बिजनेस एक्सपेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। ये एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है, ये एबनॉर्मल लॉस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, पेनल्टी हमारा बिजनेस का कोई डेली का थोड़ी ना खर्चा है कि भाई ये मेरा खर्चा होगा ही होगा, ऐसा थोड़ी है। ये तो हम लोगों ने ओवरलोड किया, इस वजह से पेनल्टी लगा। जैसे इनके ट्रक का जो कैपेसिटी है वो 6 टन था, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा ना कि 6 टन था, क्वेश्चन में दिया है। तो ये 4 टन जब लिया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देखो 8 टन ले लिया इन्होंने, तो इसके वजह से इनको पेनल्टी लग गया होगा इतने रुपए का। तो ये एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस को हम लोग बिजनेस एक्सपेंसेस से लेस कर देते हैं, है ना। ये वाला जो है इससे लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस से हम लोग अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस थोड़ी ना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉस्ट तो हमें बता ही दिया है। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है कि कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ जैन, तो उसमें क्या करेंगे? ये सभी कॉस्ट को ऐड करेंगे, 12,400 को इससे लेस करेंगे, फिर सेल से माइनस कर देंगे पूरे कॉस्ट को, तो हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो पता चल जाएगा। और ये कॉमर्शियल टन किलोमीटर और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालने के लिए हमें टन किलोमीटर निकालना है, और टोटल कॉस्ट तो हम लोग निकालेंगे ही क्वेश्चन 2 को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब टन किलोमीटर मतलब टन इंटू किलोमीटर, कितना किलोमीटर गए हैं और कितना टन सामान लेके गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें इसका जो है कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट का डिटेल्स हमारे पास है ना, तो वो कॉस्ट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ जैन, ठीक है। जैन के मंथ का हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट में हमें बता दिया है फिक्स्ड कॉस्ट। हमें मंथली निकालना है, ठीक है। सारा खर्चा हमें मंथ का डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो फिक्स्ड कॉस्ट जो दिया हुआ है एनुअल, ठीक है। तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 12 करने से मंथली पता चलता है। तो 50,000
मेंटेनेंस 1,20,000। $10,000। फिर दिया था रनिंग। तो रनिंग चार्जेस जो वेरिएबल चार्जेस है उसमें 12,400 एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो वो लेस कर देंगे। एक्स्ट्रा इन द सेंस कि वो पेनल्टी इंक्लूडेड है जो कि हमें नहीं लेना चाहिए। जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हैं तो जैसे कोई लॉस बाय फायर हो गया, ठीक है, तो फिर वो हम लोग कहाँ दिखाते हैं? वो हम लोग जो है बिजनेस के एक्सपेंसेस, मतलब पीएल में दिखाते जरूर है बट वो हमारा बिजनेस एक्सपेंसेस तो नहीं होता है ना, तो उसी तरीके से तो यहाँ पर हमें लेस करना पड़ेगा। रनिंग जो नॉर्मल है वो निकालना पड़ेगा। 2,94,400 माइनस 12,400, ठीक है। मतलब हम दिखाएंगे कैसे करके होगा, क्योंकि पीएल में तो हम लोग लेते हैं ना एबनॉर्मल लॉस को, तो वो भी हम बताते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर एक बार जो भी हमारा नॉर्मल कॉस्ट है वो ले लेंगे। तो ये आ जा रहा है 2,82,000, और सब ऐड करने से 50 प्लस 10 60, 60 के साथ 2,82,000 ऐड करेंगे तो 8 9 10 14 3,42,000। ये हम लोग का नॉर्मल कॉस्ट निकल के आ गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कैसे निकालते हैं? हमें क्या करना है? डिस्टेंस यानी जो किलोमीटर में होगा इनटू लोड जो कि टन में होगा, ठीक है। तो कैसे करके निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास ये दिया हुआ है कि कितना टन सामान लेके कितना बार कहाँ जाया गया है। तो आउटवर्ड जर्नी पहले दिया हुआ है, तो हम लोग भी आउटवर्ड लिख लेते हैं। एब्सोल्यूट में कैसे निकालते हैं? एक्चुअली जितना टन है, ठीक है, इनटू जो किलोमीटर है। अच्छा, ए से बी 10 बार गया है 6 टन लेके, ठीक है। तो ए तो हमें क्या करना है? टन इंटू किलोमीटर। तो किलोमीटर ए से बी का डिस्टेंस कितना है? ए से बी का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। तो हम लोग कितना लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 300 किलोमीटर, और टन कितना है? 6 टन, ठीक है। लेकिन ऐसा कितना बार हुआ है? ऐसा ये तो एक बार हुआ ना, ऐसा 10 बार हुआ है, तो इंटू 10 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18,000, ठीक है। तो ये समझ में आया? पहला टन इंटू किलोमीटर समझ में आया? हाँ मैम। अच्छा, फिर नेक्स्ट वाला फिर बताओ कि ये A to C, ठीक है, 2 बार गया है 6 टन लेके। तो बोलो कैसे लिखेंगे? A to C का डिस्टेंस निकालो। A से C का डिस्टेंस कितना है? 140। तो कैसे लिखेंगे? 140 किलोमीटर 6 टन लेके, और ऐसा 2 बार हुआ है, तो इंटू 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 1680, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद C to B। C to B 2 बार है 4 टन लेके, 2 बार है 4 टन लेके। अब किलोमीटर कितना लिखे? ये जो है 300 किलोमीटर A to C का है, ठीक है, और सॉरी A to B का है। A to C का बता दिया है, तो C to B हमें खुद से निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं बताया, तो निकाल लो। बोलो, अगर A से B का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, और C बीच में है इंटरमीडिएट स्टेशन, और C से B का अगर 140 है, मुझे निकालना है B से कहाँ से कहाँ निकालना है? C से B। ओ, C से B भी तो पता है। ओ, मैंने ना गलत लिखा है शायद। सी से बी नहीं, ए से सी 140 किलोमीटर है। मैंने ये चीज गलत लिख लिया। ए से सी 140 किलोमीटर, ए से सी 140 किलोमीटर है। सी से बी हमें खुद से निकालना है। बोलो कितना? ये पूरा 300 है, ये 140 है, तो ये कितना होगा? 160। 100। मुझे आवाज ही नहीं आ रही।
160. 160 तो कितना आ जाएगा? 160 और 8 मतलब 16 × 8 1280. 1280। अब सबको ऐड कर लो तो आउटवर्ड जर्नी का 10 किलोमीटर पता चल जाएगा। 0 10 $1,960. 20,960 टन किलोमीटर। ठीक है, ये एक साइड का निकला, मतलब आउटवर्ड। अब रिटर्न का भी लिखना पड़ेगा, तो रिटर्न जर्नी। तो रिटर्न जर्नी का भी हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे, 10 किलोमीटर। तो कितना बोला है? 5 बार हुआ है 8 टन लेके B to A, तो B to A 5 बार हुआ है 8 टन लेके। ठीक है, किलोमीटर हम लोग लिख लेंगे B to A का किलोमीटर। A to B का जितना होगा B to A का भी तो उतना ही होगा, 300. 300। अच्छा, तो ये हो जाएगा 8 × 5 40, 40 × 3 4 × 3 12,000। अच्छा, फिर इसके बाद वाला देखते हैं। 6 बार 6 टन लेके B to A, तो 6 बार 6 टन लेके B to A, तो डिस्टेंस कितना आएगा फिर से? A to B का जो है B to A का भी उतना ही होगा ना। तो 18 और × 6 मतलब 36 × 3 108, और शायद 2 जीरो होगा। और इसके बाद एक बार हुआ है 6 टन लेके। ठीक है, एक बार 6 टन लेके, लेकिन डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का है? डिस्टेंस B to C, बोलो B to C का क्या होगा? B to C, B to C कितना होगा? ये यहाँ पर जितना था उतना ही, लास्ट वाला जो कैलकुलेट किया, तो 160। 160 × 6 960। और एक बार 0 लोड लेके, ठीक है, एक बार 0 टन लेके, और ये डिस्टेंस कौन सा वाला है? डिस्टेंस है C to A, तो C to A का डिस्टेंस कितना है? ये जो सेकंड वाला था A to C मतलब 140। तुम लोग चाहो तो A to B C लिख लेना, तो फिर बार बार चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये 0 आ जाएगा। अब इसका टोटल लगाओ। 23,760. 23,760 टन किलोमीटर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अप और डाउन मतलब रिटर्न और मतलब जाना और आना मिला के निकाला है अलग अलग, क्योंकि अलग अलग सब डेटा था तो अलग ही निकालना पड़ा। तो अब हम लोग निकाल लेंगे टोटल एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। तो टोटल कितना होगा? टोटल कैसे निकालोगे? मतलब ये तो हम लोगों ने, ये देखो, ए बीच में C और B ये है ना, तो ये हम लोगों ने जाने का टोटल और आने का निकाल लिया। तो टोटल कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड करके। बोलो कितना हो? 44,720. 44,720 टन किलोमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। तो निकाल लेते हैं कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। तो हमें कॉस्ट तो पता ही है, टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट हम लोगों ने निकाला है 3,42,000। क्योंकि जब यहाँ पर पेनल्टी क्यों लेस हुआ है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस की वजह से जो मेरा मतलब मेरा जो भी खर्चा बढ़ गया है, वो थोड़ी ना हम कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। तो फिर वो पेनल्टी का लॉस थोड़ी ना कस्टमर पे चार्ज कर सकते हैं। तो जब मुझे मेरा कॉस्ट निकालना है तो एबनॉर्मल लॉस तो नहीं ले सकता। अगर नॉर्मल लॉस होता तो ले सकते थे। 3,42 सॉरी 3,42,000 और 44,720 टन किलोमीटर से डिवाइड करने से पता चल जाएगा कितना होगा। तो रुपीज इतना टन किलोमीटर। तो बोलो
1 टन सामान 1 किलोमीटर लेके जाने का खर्चा तो 7.65, तो ये आ गया 7.65 रुपीज पर टन किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब जो है कॉमर्शियल टन किलोमीटर निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो उसका अलग कैलकुलेशन होगा। अच्छा, कॉमर्शियल टन किलोमीटर कैसे निकालते थे? एवरेज लोड इनटू डिस्टेंस करके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो है एक करके निकालते हैं, लाइक पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो उसमें टोटल डिस्टेंस निकालते थे, याद है ना, टोटल डिस्टेंस निकालते थे। ये देखो यहाँ तो एक बार दिखा देते हैं, तो फिर ये थोड़ा सा अलग होगा कैलकुलेशन। अलग नहीं, ये अभी दिखाते हैं क्या हम बोलना चाहते हैं। देखो हम लोगों ने एब्सोल्यूट निकाली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो डिस्टेंस है, जो लोड है, हम लोगों ने वही किया, डिस्टेंस लिया। जब बोला ए टू बी तो वो लिया, बी टू सी बोला तो वैसा लिया, ठीक है, जैसा डिस्टेंस बोला इनटू लोड। अब वहां पर नंबर ऑफ जर्नी था तो वो एक अलग कैलकुलेशन हुआ, लेकिन यहाँ पर हमें लोड को पहले कर लेना है एवरेज और टोटल डिस्टेंस को कर लेना है ऐड, ठीक है। ऐसे करते हैं। तो पहले हम लोग टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर एवरेज लोड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अलग से निकाल लेते हैं। चलो, टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है? टोटल डिस्टेंस तो देखो कितना टोटल डिस्टेंस होगा। ए से बी जा रहा है, ये देखो आउटवर्ड जर्नी का पहले बताते हैं। ए से बी, ठीक है, और ए से सी, सी से बी, ऐसा हुआ है। तो मुझे एक चीज बोलो, जब हम लोग ए टू बी जा रहे हैं ऐसा 10 टाइम्स हुआ है, ठीक है। फिर ए से सी होते हुए बी गए, ऐसा 2 बार हुआ है। और देखो अगर सी में रुकते हैं तो फिर सी से बी जाना पड़ेगा। बात समझो, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, इसको मुझे दो दो पार्ट में दिखाना चाहिए था। ये देखो, फिर बोल रहा है ए से सी जा रहे हैं, ऐसा 2 बार हुआ है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि सी से बी गए, ऐसा 2 बार हुआ है। वो तो होना ही था, अगर सी पे रुकेंगे 2 बार तो 2 बार सी से होते हुए ही तो बी जाएंगे ना। तो मुझे एक चीज बताओ, ये तो मुझे कंप्लीट जर्नी दिख रहा है, ए टू बी 10 टाइम्स, ये कंप्लीट जर्नी है। बट ए टू सी जो है वो कोई कंप्लीट जर्नी नहीं है, वो बीच में रुका जा रहा है, फिर सी से बी जाया जा रहा है। तो ये जो तोड़ तोड़ के जाया जा रहा है ना, ठीक है, बीच में रुक के ब्रेक जर्नी हो रहा है। तो ये दोनों मिला के कितने सारे कंप्लीट जर्नी है, ये बता सकते हो? नहीं समझ में आया? कंप्लीट जर्नी मतलब अगर हम ए से बी जाते हैं तो वो कंप्लीट जर्नी होता है। तो मैंने ए से सी, फिर सी से बी, ऐसा जर्नी किया 1 बार, और फिर 1 बार ऐसा जर्नी किया, ठीक है। तो मैंने कंप्लीट जर्नी कितना सारा किया इसके रेस्पेक्ट में, यहां तो क्लियर है 10 टाइम्स किया, बिकॉज ए टू बी बोला है। देखो ए से सी गए, फिर सी से बी गए, तो कंप्लीट जर्नी कितना हुआ इस मेथड में? जैसे ए से सी फिर सी से बी, तो ये कंप्लीट जर्नी कितना बार हुआ? 1. 1, ठीक है। सेम तरीके से देखो, ऐसा 2 बार हुआ है ना। फिर हम लोग ए से सी गए, फिर से सी से बी गए, तो कंप्लीट जर्नी कितना हुआ? फिर से 1। 1. तो टोटल कंप्लीट जर्नी कितना हुआ? 10 1 1 2. कितना? हाँ, 2 12. किया 12, ठीक है। तो ये 12 है, मतलब ऐसे 10 + 2 + 2 करके 14 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो टोटल कंप्लीट जर्नी अगर मुझे निकालना है तो वो होता है 12, ठीक है। अच्छा, अब ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, इस वजह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऐसा जो है कितना बार हुआ? फिर 12 बार हम लोगों ने कंप्लीट जर्नी किया, और 12 बार में हम लोग कितना किलोमीटर गए? तो हम लोग पूरा ही मानेंगे कि ए से बी गए, भले ही हम लोग सी में रुकते हुए गए, बट किलोमीटर थोड़ी ना उसमें कम ज्यादा हो रहा है। तो कितना किलोमीटर है ए से बी, उतना ही मानना पड़ेगा। तो बोलो ए से बी कितना किलोमीटर था? याद हुआ? अभी 2 3 बार लिखा हमने। ए से बी कितना किलोमीटर, ये देखो 9. कितना, बोलो 300 है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 कंप्लीट जर्नी, या फिर 12 राउंड ट्रिप बोल सकते हैं, तो कंप्लीट जर्नी भी लिखा जा सकता है। अब
300 किलोमीटर जा रहे हैं और 300 किलोमीटर आ रहे हैं, है ना। ये जो 12 बार का बात है उसमें तो जाना भी है आना भी है, तो 300 किलोमीटर इंटू 2 हो जाएगा। तो फिर कितना आ रहा है? 7,200 किलोमीटर, ठीक है। तो जाना आना मिला के हम लोग का टोटल 7,200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। अच्छा, अब क्या ये ऐसा मैंने क्या सिर्फ ये आउटवर्ड देख के कर दिया? रिटर्न जर्नी भी देखोगे तो देखो रिटर्न जर्नी में कितना है, 5 B to A मतलब कंप्लीट जर्नी, फिर B to A कंप्लीट जर्नी, B to C और C to A, तो ये दोनों मिला के एक कंप्लीट जर्नी, ठीक है। तो यहाँ पर भी टोटल कितना आना चाहिए? अगर ये 12 है, अगर हम लोग 12 बार कंप्लीट जर्नी के लिए आउटवर्ड जर्नी किए तो 12 बार इनवर्ड भी होगा ना। बात तो देखो, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ जाके ऐसे हमें वापस आना है तो सेम तरीके से, मतलब अगर जितना बार हम लोग गए हैं उतना ही बार वापस आए होंगे, तो रिटर्न भी हमारा 12 ही होना चाहिए। तो देखो 12 हो रहा है कि नहीं कंप्लीट के बेसिस पे। तो B to A एक कंप्लीट जर्नी है, B to A कंप्लीट जर्नी है, बट B to C, यहाँ ड्रॉप पे देखो B to C वापस आ रहा है ना, तो इसलिए उल्टा दिखा रहा है। B to C और C to A ऐसा हम लोगों ने एक एक बार किया, ठीक है, एक एक बार किया। तो ये दोनों मिला के कंप्लीट जर्नी एक बार है, तो ये एक हो गया। तो टोटल 5 + 6 + 1 कितना होता है? 12 होता है ना। तो 12 बार गए और 12 बार ही आए। तो इसका मतलब ये देखो 12 राउंड ट्रिप, इसीलिए मैंने लिखा। और डिस्टेंस कितना हुआ? हर बार हम लोग 300 किलोमीटर जा रहे हैं, चाहे वो भाया सी होके हो चाहे वो डायरेक्ट बी तक हो। तो टोटल डिस्टेंस इतना हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा लोड, ठीक है, एवरेज लोड। तो पहले बोलो टोटल डिस्टेंस समझ में आया इसमें, अब हम लोग एवरेज लोड निकालेंगे। हाँ मैम। अब लोड निकालेंगे तो लोड को कैसे निकालेंगे? तो देखो हमें लोड का एवरेज करना है, तो स्टैटिस्टिक्स में एवरेज सीखा था, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी है, देखो एवरेज कैसे होता है, अगर स्टैटिस्टिक्स याद भी नहीं, जैसे मान लो 5-6 डेटा दे दिया, तो सारे डेटा को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, फिर डिवाइडेड बाई उतने सारे नंबर ऑफ जो है डेटा, ठीक है, कि यहाँ 4 है तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब मान लो कोई डेटा अपने आप को रिपीट कर रहा है, लाइक 10 + 10 + 12, इसका हमें एवरेज करने बोला है, तो हम लोग 10 × 2 + 12 लिख सकते हैं ना। तो स्टैटिस्टिक्स में ये जो 10 दो बार हुआ इसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता था, ठीक है। तो वहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एफ बोल के, ठीक है, Fx हो जाएगा। तो वही वाला चीज यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग का x क्या है, लोड। और एक लोड अपने आप को कितना बार रिपीट कर रहा है, एफ है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लोड देखो, लोड यहाँ पर दिया हुआ है 6 6 4 8 6 6 0, 6 6 4 8 6 6 और 0। 0 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तो लिखने का जरूरत नहीं है, छोड़ो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 6 टन जो है, ऐसा 6 टन माल लेके जाया गया है, ऐसा कितना बार हुआ है? लिखा हुआ है, देखो अगर हम लोग 6 टन माल लेके 10 बार जर्नी किए हैं, तो 6 टन माल लेके हम लोग कितना बार गए होंगे? 10 बार, ठीक है। फिर देखो 6 टन लेके हम लोगों ने 2 बार जो है 2 बार गए हैं, फिर से 4 टन लेके 2 बार, फिर यहाँ पर 5 6 1 1। तो ये 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने 0 वाला नहीं लिया, अगर लोगे तो भी सेम आंसर आएगा, नहीं लोगे तो भी चलेगा। तो 6 टन लेके 10 बार, तो 60, ये 12, 8, 40, 36 और 6। तो टोटल करने से कितना हो जाएगा? और समेशन ऑफ 26, और ये कितना होगा? 20, 60, 20, 162, ठीक है। तो एवरेज लोड कितना हो जाएगा? समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ करने से पता चल जाएगा। तो 162 टोटल है, और नंबर ऑफ वैल्यूज 26 टाइम्स है, ठीक है, क्योंकि देखो 6 10 बार है, 6 फिर 2 बार ऐसे करके, तो डिवाइड करने से कितना आ रहा है?
6.231. 6.23 ये टन हो गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है कॉमर्शियल टन किलोमीटर, ठीक है। तो कॉमर्शियल टन किलोमीटर मतलब टोटल डिस्टेंस इनटू एवरेज टन। एवरेज टन पता चल गया, टोटल डिस्टेंस भी पता है 7,200, तो 7,200 किलोमीटर इंटू 6.23 टन, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करके बोलो कितना आ रहा है, फिर हम लोग निकाल लेंगे कॉस्ट पर टन किलोमीटर, कॉस्ट पर कॉमर्शियल टन किलोमीटर। 44,856. 44,856 टन किलोमीटर, ठीक है। अब कॉस्ट पर कॉमर्शियल टन किलोमीटर, तो कॉमर्शियल टन किलोमीटर है 44,856 टन किलोमीटर, और जो कॉस्ट है वो हम लोग का आया था 3 लाख, कुछ ऐसा है 3,42,000, ठीक है। तो रुपीज 3 लाख डिवाइड करो करके बताओ कितना है। 7.6. 7.62, ठीक है। तो ये अच्छा, थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, तो मुझे बस इतना एक बार कंफर्म करो कि अभी तक हम लोगों ने जो किया कॉमर्शियल टन किलोमीटर और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, कॉस्ट पर एब्सोल्यूट और कॉस्ट पर कॉमर्शियल टन किलोमीटर जो निकाला, क्या ये समझ में आ गया या कोई डाउट्स? थोड़ा अलग है इसलिए पूछ रही हूँ। हम समझ आ गया, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट नहीं है तो चलो फिर हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं, मतलब इसमें ही जो है ये कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ जैन। तो नेट प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो सेल्स निकालना पड़ेगा। सेल्स कैसे निकालेंगे, ये लोग जो भाड़ा लेते हैं, गुड्स पहुंचाने का जो भाड़ा लेते हैं, तो वही इनका सेल वैल्यू होगा ना। तो सेल वैल्यू से कॉस्ट को लेस कर देंगे, ठीक है। तो सेल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्स निकाल लेते हैं, तो बोलो सेल्स कितना होगा। तो जितना बार जो है सामान लोड होके जाएगा उसके हिसाब से भाड़ा लगेगा, है ना। तो जैसे देखो 6 टन सामान लेके 10 बार जाया गया है ए से बी, तो ए से बी जाने का क्या खर्चा लगता है, तो देखो ए से बी जाने का इन्होंने चार्जेस रखा है 2,400 पर टन फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, ठीक है। तो सिटी ए से सिटी बी जाने का खर्चा लगता है 1 टन सामान लेके जाने का 2,400 रुपए, तो 6 टन लेके जाने का कितना लगेगा, ए टू बी है ना ये वाला, तो 6 टन लेके जाने का कितना लगेगा। बोलो 1 टन लेके जाने का 2,400 रुपए, तो 6 टन का ज्यादा नहीं होगा, 6 टन का कितना हो जाएगा 2,400 इंटू 6। ऐसा इन्होंने 6 टन लेके 10 बार गए, तो फिर सेल वैल्यू कितना होगा, इसके साथ क्या करें, इंटू 10, ठीक है। तो जितना आएगा वो हम लोग का हो जाएगा। तो सेल इस डिस्टेंस के लिए तो बोलो कितना आ रहा है, 1,44,000। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट सेल वैल्यू निकालेंगे। ए से सी जा रहे हैं 6 टन सामान लेके 2 बार, अच्छा ए से सी जा रहे हैं 6 टन सामान लेके जा रहे हैं। तो ए से सी जाने का पहले देखते हैं 1 टन ए से सी ले जाने का इनका खर्चा क्या है। तो इन्होंने बोल दिया था इंटरमीडिएट सिटी में अगर हम लोग जाते हैं तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं, आते वक्त भी कोई कम नहीं होता है, मतलब सेम रहता है। तो बोलो ए टू बी जाओ या ए टू सी जाओ, खर्चा एक ही है, तो फिर कितना करके ये लोग अपना सेल वैल्यू रख रहे हैं, 2,400 करके रख रहे हैं। 1 टन लेके जाने का ए से बी का भी 2,400, ए से सी का भी 2,400, क्योंकि इन्होंने बोला ना हम लोग कुछ कम ज्यादा नहीं करने वाले, तो ऐसा वो 6 टन लेके जा रहे तो इतना, ठीक है। इंटू 6 करेंगे तो कितना टन जो है लोडिंग हुआ है उसके हिसाब से 2 बार ऐसा हुआ है, तो फिर उसका हमारा यहाँ पर सेल वैल्यू निकलेगा। तो देखो कितना है, 28,800. 28,800। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं
सी से बी, सी से बी जा रहे हैं, तो देखो अब सी से बी जाओ या फिर डायरेक्टली ए से बी जाओ, इनका खर्चा कुछ भी चेंज नहीं होता है, ऐसा इन्होंने बोल रखा है, ठीक है। अच्छा तो देखते हैं कितना टन है, 4 टन 2 बार, तो 4 टन सामान लेके 2 बार, और रेट देखते हैं सी से बी का रेट। तो सी से बी का रेट कितना हो जाएगा, ए टू सी टी बी एंड 2200 पर टन फॉर रिटर्न जर्नी, तो सी टू बी क्या रिटर्न हो रहा है, ए से सी फिर बी, सी टू बी ऐसा बोला है। तो फिर कितना लगा है भाड़ा, 2400। 2400 ही लगेगा, ठीक है। तो 2400, बोलो कितना आना, 19,200। 19,200। अच्छा, अब वापस आने का, बी टू ए, बी टू ए 5 बार हुआ है 8 टन लेके, बी टू ए 5 बार हुआ है 8 टन लेके, तो भाड़ा कितना लगे, तो अच्छा एक चीज गलत हो गई, देखो ये वाला, ये सी टू बी वाला थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला देखो बताते हैं क्या हुआ। देखो यहाँ पर हमें ए से बी, देखो ए से बी हम लोगों ने कितना बार जर्नी किया, 6 टन लेके 10 बार जर्नी किया, 2400 रुपए करके लगेगा, ठीक है, ये हम लोगों ने सही निकाला। फिर इन्होंने क्या किया, ए से सी फिर सी से बी, ऐसा इन्होंने जर्नी किया, ऐसा कितना बार किया, ठीक है, फिर सी से बी गए, ठीक है। तो पहला बार जब ए से सी गए और सी से बी गए तो कितना लेके गए, बोल रहे 6 टन लेके गए, तो मुझे एक चीज बोलो कि ए से सी का हमारा भाड़ा कितना होगा, 2 × 6 टन, जो कि हम लोगों ने लिखा है, इंटू 2400, ये हम लोगों ने लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 × 2400 × 6 टन। अब जब सी से बी जा रहे हैं तो यहाँ पर 2 × 4 टन, 2 × 4 टन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कोई एक्स्ट्रा भाड़ा लगेगा, मुझे एक चीज बताओ कि इन्होंने तो बोला है कि ए से सी होते हुए बी जाओ या डायरेक्टली बी जाओ, भाड़ा 2400 ही लगेगा, तो अगर हम लोग सी में कुछ अनलोड करके, देखो अनलोड हुआ है क्योंकि 6 टन से 4 टन हुआ है ना, तो कुछ अनलोड हुआ है, तो बोल रहा है कि 4 टन उसके बाद सी में रुकने के बाद 4 टन लेके गए, लेकिन क्या उसके लिए यहाँ 2400 यहाँ 2400 ऐसा लगेगा, या ये पूरा ही 2400 में आएगा, ये वही कंप्लीट जर्नी सोचो, नहीं समझ में आया। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि ये दोनों मिला के एक कंप्लीट जर्नी, तो ये लोग तो बीच में ब्रेक करने के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते हैं, ये लोग कंप्लीट जर्नी का ही चार्जेस ले लेते हैं, तो अगर ये मेरा दोनों मिला के एक कंप्लीट जर्नी है, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये जब सी से बी में सफर करेंगे तो क्या फिर से 2400 रुपए लेंगे, या फिर वो ए टू बी का जो 2400 है वही ये लोग ए से सी से बी जाने का ले लेते हैं, मतलब क्या दोबारा 2400 लगेगा, ये हम पूछ रहे हैं। नो मैम। नहीं लगेगा ना, दोबारा 2400 नहीं लगेगा, तो इसका मतलब हम लोग को इसको कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका मतलब ये जो है ये ऑलरेडी हो चुका है, ये जो लिखा है ना हम लोगों ने 6 टन 2400 × 2, उसी में सी टू बी का भी कवर हो गया, बोलो हुआ कि नहीं। देखो हम ये बोल रहे हैं कि 2400 दोबारा तो नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है,
तो तुम लोग सोच रहे होगे तो क्या हम लोग ये मल्टीप्लाई नहीं करें? नहीं करने का जरूरत है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये 6 टन से फिर अनलोड होके 4 टन हुआ ना, तो हम लोगों ने तो पूरा 6 टन का ही जो है मान लिया। मान लो अगर ये ब्रेक नहीं होता, ये ए से सी भाया होके बी नहीं जाता, डायरेक्टली बी जाता मान लो, ठीक है। और ये तो इसका मतलब क्या हुआ बोलो तो, ए से सी 6 टन लेके जाते, फिर यहाँ 2 टन खाली करते, फिर आगे 4 टन लेके जाते, लेकिन इससे जो भाड़ा है, जो फ्रेट है, उसमें कोई इंपैक्ट नहीं आता है। फ्रेट हम लोग का वही 2400 लगता है, जो लोडिंग हुआ उसी के हिसाब से लगता है, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग इसको मतलब ये पूरा 2400 ही भाड़ा लेने वाले हैं, तो क्यों ना हम लोग पूरा ही 6 टन का ही ले ले। मतलब हम ये बोल रहे हैं ए से सी 6, फिर सी से भी 4 नहीं करके ये पूरा ही 6 टन लेके जाने का जो खर्चा है, और ए से सी में 6 और सी से बी में 4 टन लेके जाने का खर्चा भी तो सेम ही होगा, जब 2400 करके पड़ रहा है। क्या मेरा ये बात समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहे हैं, देख, फिर से बोल। ए से सी 6 टन लेके जाना है, ठीक है, पहली बार। फिर सी से बी चले गए, और यहाँ 2 टन खाली करके 4 टन लेके गए, ठीक है। अच्छा, इनका 1 टन का जो भाड़ा है, इनका 1 टन का भाड़ा जो है वो 2400 रुपए है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पूरे 6 टन का ही 2400 से मल्टीप्लाई कर देते, जबकि अगर देखा जाए पूरा 6 टन ए से सी तक ही गया है, सी से बी तक तो नहीं गया, फिर 4 टन मतलब 2 टन खाली होते हुए गया है। लेकिन ये लोग तो बोल रहे हैं कि अनलोड करो या मत करो, हमारा कोई भी चेंजेस नहीं होगा रेट में, हम लोग ए से बी जाने का जो खर्चा है वही हम लोग पकड़ लेंगे। तो ए से बी जाने का खर्चा कितना है? 2400 पर टन करके, ठीक है। तो अब ओवरऑल कितना टन सामान जो है गया इस ट्रिप में? तो ओवरऑल 6 टन ही गया, बीच में 2 टन खाली हुआ, आगे 4 टन गया, इतना ही फर्क है। तो ये लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग किसी तरीके का रेट में चेंजेस नहीं करते हैं, चाहे अनलोड करो लोड करो कुछ भी करो, ठीक है। तो 2400 पर टन के हिसाब से ये 6 टन का अगर भाड़ा ले ले, ठीक है, तो फिर हमारा आंसर तो सेम हो जाएगा ना। क्या हमारा आंसर सेम नहीं आएगा? मतलब दो दो बार ट्रिप का, ये देखो, ये 2 बार भी क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो ये और ये मिला के क्या हो रहा है, ये और ये मिला के हम लोग का कंप्लीट जर्नी 2 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि पूरा कंप्लीट जर्नी जो है वो 6 टन लेके हुआ है। मतलब देखो ना, 2 बार, फिर 6 टन लेके गए, फिर 2 टन अनलोड किया, फिर 4 टन आगे लेके गए। तो फिर इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं 6 टन एक बार और 6 टन एक बार कंप्लीट जर्नी के बराबर है ये ब्रेक जर्नी। तो फिर 6 टन 2 बार कंप्लीट जर्नी के बराबर है। हाँ, बोलो। क्या कुछ भी नहीं समझ में आया? जबरदस्ती हाँ बोलने का जरूरत नहीं है, नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर से बता रही हूँ। हाँ, समझ में आया। देखो, इनका तो 2400 ही है ना, ये तो कम ज्यादा नहीं करने वाले। तो अगर हम लोग फिर से C2 भी ये लिख देंगे तो हमारे लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। तो हम लोग इसको क्या मान रहे हैं? हम लोग ये मान रहे हैं कि 6 टन लेके 2 बार जर्नी कंप्लीट हुआ है, ठीक है, 2 बार जर्नी हुआ है। ये देखो आउटवर्ड जर्नी, जैसे ये 10 बार हुआ है ना, तो ये नंबर ऑफ जर्नी टू टू दोनों मिला के, क्योंकि ये ब्रेक है तो ओवरऑल 2 जर्नी हुआ, 2 to 4 का ओवरऑल 2 जर्नी हुआ ना। तो 2 जर्नी 6 टन लेके 2400 रुपए करके ये हम लोगों ने कर दिया वो ब्रेक जर्नी का कंप्लीट, ठीक है। तो इसको हम लोग A to C C to B लिख सकते हैं। मतलब ये पूरा A to B का ही हम लोगों ने ब्रेक वाला जर्नी का टोटल लिख दिया। बोलो, क्लियर है बात? तो अगर ये समझ में आया तो हम लोग अब नेक्स्ट जो करेंगे वो बताओ। तो देखो, जैसे B to A, जब B to A या A to B लिखा हुआ है ना, तो उसमें कोई चिंता वाला बात नहीं, उसमें तुम लोग आराम से कर सकते हो। तो B to A कंप्लीट जर्नी है, कंप्लीट वापस आने का 8 टन करके लोड करके लेके आ रहे हैं, 8 टन लोड करके लेके आ रहे हैं। और कितना भाड़ा है? ऐसा 5 बार हुआ है, 2200 भाड़ा था, ठीक है, 2200 भाड़ा था, ऐसे 5 बार हुआ है। तो बोलो इसका वैल्यू कितना होगा? 88। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, ये वाला B to A, ये भी कंप्लीट जर्नी है B to A, तो इसमें भी कोई हमारा ज्यादा सोचने वाला बात नहीं है। तो B to A का देखो, 6 जर्नी 6 टन लेके,
6 टन 2200 रुपए करके आने का भाड़ा है, 6 जर्नी, तो कितना हो जाएगा? 36 इंटू 22, 79,200। ठीक है। अब अगर वो चीज समझ में आया थोड़ा बहुत भी, ठीक है, आना तो चाहिए। अब ये देखो ब्रेक जर्नी है, B to C, C to A, मतलब देखो बी से सी, सी से ए, ठीक है, ऐसा एक बार हुआ, मतलब इन्होंने बी से सी, सी से ए, ये जर्नी इन्होंने एक बार किया, फिर एक बार ऐसा किया बी से सी से ए, तो ये दोनों मिला के एक कंप्लीट जर्नी। ठीक है, तो मुझे बोलो कि इसका मतलब कि इनका ये जो फ्रेट है ये कितना हम लोग कंसिडर करें, तो बोला है चाहे ब्रेक करके करो चाहे कंप्लीट करके करो, इनका तो सेम ही होता है, तो 2200 रुपए करके ही लगेंगे। तो हम कितना लिखें यहाँ पर? तो एक जगह पे तो 0 टन है, ये 6 टन है, मतलब ये पूरा खाली करके आ रहे हैं, मतलब खाली वापस आ रहे हैं। मतलब इन्होंने क्या किया बोलो तो, इन्होंने बी से सी जब वापस आए तो 6 टन लेके आए, ठीक है, और यहाँ पर 6 टन खाली कर दिया होगा, और सी से ए जब वापस आ रहे हैं तो इसलिए 0 टन के साथ आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे अनलोड करके, अनलोड खाली हुआ नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, ये अपना रिटर्न जर्नी का जो 2200 लेते हैं वही लेंगे, ऐसा क्वेश्चन बोल दिया, तो ये पूरा जो कवर हुआ इस पे इनका कितना जो है सेल वैल्यू हुआ, मतलब कितना भाड़ा इन्होंने कलेक्ट किया होगा इस जर्नी का। 2200 into 6 into 1. हाँ, 2200 इंटू 6 into 1। ठीक है, तो ये देखो इन्होंने 6 टन लोड किया, ठीक है, और 2200 पर टन के हिसाब से 6 टन का भाड़ा लिया जाएगा, और ऐसा इन्होंने एक ही बार किया। ठीक है, तो ये वाला बी से सी से ए, ठीक है, ये साइड वाला नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, मैंने ऐसे ही, ठीक है, नॉट नेसेसरी कि लिखना है, वो अपने समझने के लिए था। अब इसका टोटल कितना बनता है? 13,200। ठीक है, तो ओवरऑल टोटल कितना होता है? पता करेगा 3 lakh 3 लाख, आगे क्या 3 lakh नीचे? 1,200. 53,200, तो ये मेरा आ गया सेल। अब सेल से हम क्या लेस कर सकते हैं, जैसे तुम लोग एफएम वगैरह में पढ़ते हो ना, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम लोग लेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब। तो ये देखो हम यहाँ पर लेस कर देते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट में आता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। तो हम लोग को एक भी खर्चे का नाम नहीं दिया है, हम लोग को बोला है फिक्स्ड खर्चा, मेंटेनेंस का, रनिंग का। ठीक है, तो 3,42,000 ये हम लोग लिख देते हैं, जहां पर हम लोगों ने 12,400 को लेस भी किया हुआ है, तो उसके हिसाब से मैंने 3,42,000 लिख दिया। तो कितना आ रहा है प्रॉफिट? 11,200. इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, 11,200। अगर कैश फ्लो याद है तो याद करना, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब बिजनेस का प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन जब हम लोग पीएल बनाते, मैंने पहले ही बोला, क्या हम लोग वहां पर एबनॉर्मल लॉस नहीं दिखाते? बिल्कुल दिखाते, उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट आता है। तो हाँ बिल्कुल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है उसके बाद ही नेट प्रॉफिट, लेकिन देखो पीएल में हमें कुछ नहीं करना पड़ता, मतलब कौन सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग अलग से दिखाते हैं, ऐसा कोई हमें रूल्स नहीं दिया गया है। अगर बाई चांस ऐसा होता है तो हमें लिख के दिखाना पड़ेगा। तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अगर हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह को लेस करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ हुआ तो ऐड करते हैं, तो वो एडजस्ट होने के बाद नेट प्रॉफिट आता है। इसीलिए नेट प्रॉफिट से कभी भी बिजनेस का डिसीजन नहीं लिया जाता है कि बिजनेस आगे चले या ना चले। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पेनल्टी, पेनल्टी यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, तो पेनल्टी की वजह से 12,400 का मेरा लॉस आ गया, तो फिर मेरे बिजनेस में नेट लॉस दिख रहा है, तो बोलो नेट लॉस कितना है?
1200, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा नेट लॉस हुआ है। लेकिन देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में फर्क क्या होता है, जो वैसे यहाँ नेट लॉस आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब बिजनेस, बिजनेस करके हम लोग प्रॉफिट में ही है, लेकिन हमारे गलती की वजह से हमारा पेनल्टी लगा, उस वजह से हमारा लॉस है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस बंद कर दो, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से कभी भी बिजनेस बंद रहे या चालू रहे उसका डिसीजन नहीं लिया जाता है। डिसीजन हमेशा जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट से लेना चाहिए। तो क्योंकि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में ना नॉन ऑपरेटिंग चीज भी आ जाता है, जैसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इस वजह से नेट लॉस से हम लोग, मतलब नेट प्रॉफिट से हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते हैं बिजनेस शट डाउन करे कि बिजनेस को हम लोग कंटिन्यू करें, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको अलग से मैंने करके दिखाया, और ऐसे ही करना है, ठीक है, नेट लॉस निकालने के लिए पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है कि बिजनेस तो प्रॉफिट में रन कर रहा है, बट एक गलती की वजह से हमारा यहाँ लॉस दिख रहा है। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 6 ये वाला देखते हैं। इलास्ट्रेशन 6 में क्या बोला है देखो, ये जो है ये होटल सर्विस के ऊपर है। यहाँ पर बोला है कि कंपनी रन ए हॉलीडे होम फॉर दिस पर्पस, इट हैज हायर्ड ए बिल्डिंग एट अ रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ। तो एक कंपनी जो है वो हॉलीडे होम चलाती है, और इसके लिए इन्होंने एक बिल्डिंग जो है भाड़े पे ले लिया है, जिसका भाड़ा है 10,000 रुपए पर मंथ अलोंग विथ 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स। अच्छा, जिन्होंने रेंट एग्रीमेंट किया है उन्होंने बोला है कि देखो 10,000 रुपए पर मंथ तो हम रेंट लेंगे ही, प्लस जो भी सेल होगा उसका 5% मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज लिखा है अलोंग विथ 5% ऑफ टोटल टेकिंग। इट हैज 3 टाइप्स ऑफ सूट्स फॉर इट्स कस्टमर, मतलब 3 तरीके का इनके पास जो है फैसिलिटीज है, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम। सिंगल रूम 100 सिंगल रूम है इनके पास, डबल रूम 50 है, ट्रिपल रूम 30 है। ऑक्यूपेंसी मतलब ऐसा सिंगल रूम जो है वो हमेशा ही फुलफिल रहता है 100%, डबल रूम 80%, ट्रिपल रूम 60% फुलफिल रहता है, ऐसा हमें क्वेश्चन बता रहा है। फिर बोला है द रेंट ऑफ डबल रूम सूट इज टू बी फिक्स्ड एट 2.5 टाइम्स ऑफ द सिंगल रूम। बोल रहे सिंगल रूम का जो भी भाड़ा होता है डबल रूम का भाड़ा उसका 2.5 गुना होता है, एंड दैट ऑफ ट्रिपल रूम जो है उसका डबल रूम का ट्वाइस होता है, ट्वाइस ऑफ द डबल रूम। ये बोल दिया है क्वेश्चन में हमें, तो हमें इसी हिसाब से चलना पड़ेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या बोला है, द अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2022-23। तो कुछ एक्सपेंसेस बता दिए, स्टाफ सैलरी, रूम अटेंडेंट्स वेजेस, लाइटिंग, हीटिंग, पावर, रिपेयर, रिनोवेशन, लॉन्ड्री चार्जेस, इंटीरियर डेकोरेशन, सन्ड्रीज। प्रोवाइडेड प्रॉफिट 20% ऑन टोटल टेकिंग्स एंड एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर। तो हम लोग अगर क्वेश्चन करेंगे तो अगर हमें ईयर का मतलब अगर हम लोग डेज वाइज कुछ डेटा वगैरह लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो 360 डेज इन ए ईयर होगा। अच्छा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेंट टू बी चार्ज फॉर ईच टाइप ऑफ सूट। तो हमें बोला है कि रेंट कितना, मतलब भाड़ा कितना ले, कोई भी अगर जो है आके रहना चाहता है इस हॉलीडे होम में, तो हमें कितना भाड़ा लेना है वो फाइंड आउट करके बताना, ठीक है। तो देखो, तो इसका मतलब क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहले दिमाग में तो वो सेट करना है कि मुझे रेंट कितना चार्ज करना है। तो रेंट चार्ज करने के लिए मुझे क्या पता करना पड़ेगा, देखो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट निकालेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा सेल वैल्यू यानी मेरा रेंट कितना है। अब बोला है हर टाइप के लिए रेंट हमें निकालना पड़ेगा, तो ये टोटल रेंट हो जाएगा, और हर टाइप का रेंट कितना है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, वो हमें बता दिया है कि देखो सिंगल रूम का जो है डबल रूम का उसका 2.5 टाइम्स है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें सेल वैल्यू जो है वो निकाल के देखना पड़ेगा कि सेल वैल्यू हम लोग का कितना हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि हर टाइप का बोला है ना, हर टाइप का चार्जेस, रेंट का चार्जेस कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग एक एजम्पशन ले लेते हैं यहाँ पर। एजम्पशन मतलब एक्स मान लेते हैं, लेट रूम रेंट फॉर सिंगल रूम पर डे इज रुपीज एक्स, ठीक है। एक दिन का सिंगल रूम का भाड़ा है मान लेते हैं एक्स रुपीज, ठीक है। तो डबल रूम का कितना हो जाएगा, 2.5 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रूम रेंट फॉर डबल रूम पर डे इज 2x हो जाएगा, नहीं 2x नहीं, x इंटू 2.5, 2.5 गुना बोला था शायद, हाँ। ट्रिपल रूम का ट्वाइस ऑफ डबल रूम, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.5x, रुपीज 2.5x, ठीक है। अच्छा, अब 2.5 गुना जो हो रहा है ये 2.5 गुना हो गया, और रूम रेंट फॉर ट्रिपल
रूम पर डे, ये बोला है कि डबल रूम का 2 टाइम्स, तो डबल रूम का वैसे भाड़ा कितना है, ₹2.5, इसका डबल यानी इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, ₹5x। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग निकालते हैं कि ये हो गया एक रूम का एक दिन का, है ना। हम लोगों ने क्या निकाला कि रूम रेंट फॉर ए सिंगल रूम, ए डबल रूम, ए ट्रिपल रूम। ठीक है। अब टोटल रेंट निकालेंगे, टोटल रेंट पर डे फिर कितना हो जाएगा। ठीक है। तो सिंगल रूम का टोटल रेंट कितना होगा, कैसे बताओगे। तो देखो, एक रूम का भाड़ा ₹X आ जाता है, सिंगल रूम कितना सारा है इनके पास, 100 है, और 100 का 100 ही जो है ऑक्युपाइड रहता है, तो इन्हें 100 रूम का ही भाड़ा मिल जाता है। कैसे निकालेंगे, देखो इनके पास 100 रूम है, 100 रूम का 100 ही जो है ऑक्युपाइड रहता है, मतलब 100 रूम में ही लोग रहते हैं, और तो अगर लोग रहेंगे तो 100 रूम से ही भाड़ा आ जाएगा। तो एक रूम से ₹X, तो 100 रूम से ₹100 करके इनको अर्निंग हो जाएगा। ठीक है। अब डबल रूम का, तो डबल रूम का जो है, इनके पास डबल रूम है कितने सारे, 50 है, बट वो 80% ही फुलफिल होते हैं। तो मुझे बोलो कि डबल रूम से कितना इनका भाड़ा आ जाता होगा, तुम लोग बताओ। अगर 50 रूम में 80% फुलफिल होता है तो कितने रूम से भाड़ा मिलता होगा फिर, 50 के 50 से तो नहीं मिलता होगा। हाँ जी। हाँ, तो फिर यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 80%, तो 40 रूम का रेंट इन्हें मिल जाता है। एक रूम का रेंट अगर ₹2.5 है तो 40 रूम का कितना होगा, निकालो। 100। 100। सेम तरीके से ट्रिपल रूम का भी निकालोगे, इनके पास ट्रिपल रूम कितने सारे हैं, 30 है, बट वो 60% ऑक्युपाई होता है, तो बोलो कितने रूम रेंट कितना हो जाएगा, 30 रूम है, 60% ऑक्युपाई, मतलब 18 रूम नॉर्मली ऑक्युपाइड रहता है, तो 18 रूम से ही भाड़ा आता होगा। एक रूम का ₹5x, तो 18 ना कितना आ रहा है, उतने रूम का जितना होगा, तो कितना हो रहा है देखो, 90x। 90x। तो फिर टोटल करो कि टोटल इनको रेंट कलेक्ट कितना होता है एक दिन का, ये एक दिन का हो रहा है ना, बोलो कितना, 290। 90x। ठीक है, ₹290x। तो देखो 100 रूम है, तो 100 रूम, सिंगल रूम पर डे 100 ही फुलफिल होता है, तो एक रूम का ₹X का भाड़ा, तो 100 रूम का 100, तो ये रूम रेंट जो निकला ये पर डे का निकला, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है। हम लोगों ने रूम रेंट जो है, टोटल रूम रेंट पर डे निकाल लिया, टोटल रूम रेंट पर डे, ये आ गया टोटल रूम रेंट, मतलब डेली का इतना कलेक्शन। ठीक है, तीनों टाइप ऑफ रूम से। हम लोग को बोला है फिर भाड़ा कितना करके चार्ज करें, तो भाड़ा तो यही चार्ज होगा ना, ये जो दिख रहा है, बट ये निकालोगे कैसे। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे, फिर देखो धीरे धीरे क्या करते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट निकालेंगे फिर उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, तब ना मुझे रेंट पता चलेगा। फिर वहां से किसी तरीके से एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो सब अलग अलग रेंट, अलग अलग जो है रूम से कलेक्शन हमें पता चल जाएगा, वही निकालने देना। तो यहाँ पर देखो, जो खर्चा है इसको तुम लोग चाहो तो फिक्स्ड वेरिएबल और मतलब जो स्टैंडिंग रनिंग और जो बोलते हैं उससे मेंटेनेंस, ये 3 पार्ट में मैंने बोला था। वो सिर्फ जो है, अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन वाले क्वेश्चन में अप्लाई करें तो ही काफी है, बाकी ये होटल वाले में नहीं अप्लाई करोगे तो भी चलेगा, अगर करोगे तो भी चलेगा। ठीक है। तो जैसा ठीक लगे, क्योंकि करना मैंडेटरी नहीं है इसमें, तो हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर करोगे तो हम बता देते, जैसे देखो स्टाफ सैलरी ये स्टैंडिंग होगा, रूम अटेंडेंस वेजेस। ठीक है। तो ये भी हम लोग का क्या होगा, ये वेरिएबल होगा, क्यों, क्योंकि अटेंडेंट अगर मतलब देखो रूम में मतलब एक एक रूम के लिए एक एक जो है रूम अटेंडेंस रख दिया गया है, तो अगर रूम खाली होगा तो फिर वो अटेंडेंस को वेजेस नहीं देना पड़ेगा ना, तो ये वेरिएबल हो गया। लाइटिंग हीटिंग पावर ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का स्टैंडिंग हो जाएगा, क्योंकि देखो कहीं कहीं जगह पे तो पावर ये सब जो है चलते रहना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कि रूम में लोग रहेंगे तो देखो सिर्फ रूम में ही लाइट हीट पावर होता है, ऐसा तो बात नहीं है, तो ये नॉर्मली स्टैंडिंग मानेंगे। रिपेयर रिनोवेशन रिपेयर में दे सकते हो। लॉन्ड्री चार्जेस जो है वो भी हमारा वेरिएबल हो जाएगा, मतलब यहाँ रनिंग तो होगा नहीं, होटल के केस में वो तो गाड़ी के केस में होता है वेरिएबल, मतलब देखो लोग जितना होंगे उतना लॉन्ड्री
लॉन्ड्री चार्जेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इंटीरियर डेकोरेशन ये तो हमारा स्टैंडिंग होगा। सैनिटरीज को कहीं पर भी दे सकते हो, हम बोलेंगे स्टैंडिंग में दे दो, लेकिन इसमें जरूरत नहीं है तो हम लोग नॉर्मल जो है वो लिख के कर सकते हैं। जहां जरूरत है हम बता देंगे, लाइक ट्रांसपोर्टेशन वाले क्वेश्चन में जरूरी होता है करना, बाकी और किसी टॉपिक में होगा तो हम बताएंगे। यहाँ पर जरूरी नहीं, यहाँ पर जैसा है खर्चा वैसे लिख के कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टाफ सैलरी, तो देख देख के लिखना है और ऐड कर देना है। तो स्टाफ सैलरी यहाँ पर हो गया 14,25,000। रूम अटेंडेंट्स वेजेस 14,25,000। फिर लिखेंगे रूम अटेंडेंट्स वेजेस 4,50,000। लाइट हीटिंग पावर रिपेयर रिनोवेशन, लाइट हीटिंग पावर रिपेयर एंड रेनोवेशन, लाइट हीट और पावर 2,15,000, 1,23,500, 2,15,000, 1,23,500। लॉन्ड्री चार्जेस, लॉन्ड्री चार्जेस 8,500, इंटीरियर डेकोरेशन 74,000। अच्छा, फिर उसके बाद सन्ड्रीज 1,53,000। और क्या खर्चा है, और एक खर्चा है जो यहाँ नहीं दिख रहा है हमें, रेंट है ना। वो भी तो है, मतलब ऊपर लिखा हुआ है तो हमें जोड़ लेना पड़ेगा। तो रेंट और 5% टेकिंग के ऊपर 5%, तो वो कमीशन जैसा मान सकते हैं हम लोग, है ना। तो रेंट, रेंट कितना देना है, 10,000 पर मंथ। और ये जो है ये हमारा सारा डेटा एक साल का है, देखो 22-23 मतलब पूरे एक साल का है। तो रेंट 10,000 रुपए पर मंथ है, तो पूरे साल भर का कितना होगा, 10,000 इंटू 12 यानी 1,20,000 हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हमें क्या लेना है, 5% ऑफ टोटल टेकिंग। तो टोटल सेल का 5% हमें लेना है। इसको हम लोग वर्किंग नोट में बनाएंगे कि टोटल टेकिंग्स का 5% कितना आएगा। फिर ये सारी चीजों को टोटल करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो एक बार तुम लोग ये पूरा टोटल कर सकते हो, कितना आ रहा है टोटल कॉस्ट पर एनम, मतलब ये वाला हम लोग निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। तुम लोग जो डेटा है उसका टोटल करके मुझे एक बार बता दो कितना होगा। हम यहाँ बना लेते हैं एक वर्किंग। हम लोग मान लेते हैं कि टोटल टेकिंग्स यानी टोटल सेल है ₹Y। ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सेल का मतलब क्या होता है, सेल्स इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है। तो सेल है Y, टोटल कॉस्ट अभी तुम लोग जो निकालोगे वो हम लिख लेंगे। टोटल कॉस्ट बोलो कितना होगा। 27,41,000। 27 হচ্ছে না 6 হচ্ছে, দেখো 26,41 আসার কথা। দেখেন, আসছে না নাকি 26,41। नहीं हो रहा है।
26,41,000. है ना? तो 26,41,000 टोटल कॉस्ट। टोटल टेकिंग का 5% जो है वो लोग रेंट के अलावा लेने वाले, तो वो कमीशन जैसा। और प्रॉफिट कितना बोला है? प्रॉफिट बोला है 20% ऑफ टोटल टेकिंग्स। तो टोटल टेकिंग्स वाई का 20%, ठीक है। तो रुपीज वाई इक्वल टू 26,41,000 प्लस ये कितना हो जाएगा? 5% मतलब 0.05 वाई और 20% मतलब 0.20 वाई। तो अब ये टोटल करो, रुपीज वाई माइनस 0.05 वाई माइनस 0.20 वाई, देखो कितना आता है? 26,41,000। तो 1 माइनस 0.05 माइनस 0.2, 0.75 वाई। कितना होगा? 35,21,333. 35,21,333। अच्छा, तो ये हो गया मेरा टोटल टेकिंग्स, ठीक है। अब इसका 5% यहाँ निकालना पड़ेगा। तो 5% कितना हो जाएगा? यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स इक्वल टू 5% इंटू 35,21,333। तो लिखा हुआ होगा कैलकुलेटर पे तुम लोग का, तो बताओ कितना आ रहा है? 1,76,066. 1,76,066 ऐसे, 176066। वन सेवन सिक्स जीरो सिक्स सिक्स। अच्छा, अब ये ऐड कर देने से टोटल कॉस्ट कितना होगा? बिना ये ऐड किए हुआ था 26,41,000, उसमें बस इतना ऐड कर दो तो पता चल जाएगा कितना होगा। $28,17,606, ठीक है। ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट पर एनम, ठीक है। अच्छा, अब ये निकाल लिया, कॉस्ट पता चल गया। चलो, अब हम लोग को और क्या निकालने के लिए बोला है? हम लोग को मेनली ये निकालने के लिए बोला है कि रेंट चार्ज कितना होगा। तो कैसे करके निकालेंगे? तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर हम लोग ये निकाल लेते हैं कि सेल्स पर डे सेल्स कितना है हम लोग का। तो देखो, हम लोग का जो ये सेल्स का डेटा यहाँ दिख रहा था, ये जो ऊपर निकाला, ये पर डे का सेल्स है 298। अच्छा, इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तब जाके मुझे पर डे का सेल्स जो है वैल्यू में पता चलेगा, है ना। तो इसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, चलो। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है? 20% ऑफ वाई, तो प्रॉफिट हो जाएगा 20% ऑफ टोटल टेकिंग। तो 20% ऑफ 35,21,333 कितना होता है? 35,21,333, इसका 20% कितना हो जाएगा? 704267, 704267, 704267। तो ये ऐड करने से कितना आएगा? 28,17,066। तो ये आ रहा है 35,21,333 आना चाहिए, क्योंकि देखो हम लोगों ने यहाँ पर वही लिख रखा है ना, 35,21,333। तो ये 3 करने के लिए हम क्या करें? इसे 8 कर देते हैं, तब ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 35,80,000। अच्छा, ये मेरा हो गया पूरे ईयर का सेल, ठीक है। ये हो गया टोटल सेल्स पर एनम, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, क्योंकि मुझे बोला है कि
हर एक रूम से कितना रेंट चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर पूरे साल भर का सेल इतना है तो एक दिन का सेल कितना है, सेल्स पर डे कितना होगा, कैसे निकालेंगे? ये जो लिखा है ना इसको थोड़ा नीचे लिखो, बोलो। अगर 35,21,333 अगर मेरे पूरे साल का सेल है तो एक दिन का सेल कितना है, कम होगा ना। तो डिवाइड करना पड़ेगा, कितने से करना चाहिए? 365. हाँ, लेकिन 65 नहीं लेंगे क्योंकि हमें बोला है कि 360 लेने के लिए, तो 360 तो बोलो कितना हो, एक दिन का सेल वैल्यू कितना हो? 9781. 9781 पॉइंट कुछ एक आ रहा होगा, है ना, 0.48 शायद, नहीं भी लिखोगे चलेगा, जस्ट बोल रहे हैं क्या आ सकता है। अच्छा, ये हमारे पास एक डेटा है उसके साथ इक्विवेलेंट है, ये कितने के साथ इक्विवेलेंट है, 9781.48, ये पर डे का सेल है और हमारा पर डे का सेल कितना आया है, हमारा पर डे का सेल कितना आया है, देखो 29. हाँ 298, तो हम लोग बोल सकते हैं 298 इक्विवेलेंट टू दिस वन, देन x इक्विवेलेंट टू कितना होगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 290x इक्वल टू 9781.48, देयरफॉर x इक्विवेलेंट, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 33.73. तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया 33.73, तो ये 33.73 हम लोग का x आ गया। और x हम लोगों ने क्या माना था, सिंगल रूम का रेंट, हमें पूछा था कि सारे सभी अलग अलग रूम का रेंट का हमें डिटेल्स बताने के लिए बोला है, तो सिंगल रूम रेंट कितना हो गया 33.73 पर डे हो गया, ठीक है। अब यहाँ ना मेरा जगह बचा नहीं, तो हम आंसर को क्या करें, नीचे लिखते हैं और क्या करें, तो यहाँ पर लिख देते देयरफॉर सिंगल रूम रेंट पर डे इक्वल 33.73, तो उसके बाद डबल रूम रेंट पर डे इक्वल टू, डबल रूम रेंट हम लोग का कितना माना हुआ है पर डे का 100x, तो 100 इंटू 33.73, तो कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी, वो तो 100 रूम का है, पर रूम का निकाल रहे हैं ना, तो 2.5 इंटू एक्स, एक एक रूम का निकाल रहे हैं, वो तो 100 रूम का है, 2.5 इंटू एक्स, 2.5 इंटू 33.73, तो जितना होगा उतना है। और ट्रिपल रूम का हमें एक एक रूम का, 100 रूम का मतलब टोटल रूम का नहीं होगा, 2.5 का डबल रुपीज 2.5x इंटू, मतलब ये जो हो जाएगा इसका डबल इंटू 2, मतलब ये जो आंसर आएगा इसका डबल करना पड़ेगा, तो इसका आंसर बोल दो, तो ये इतना क्यों लिखे, ये जो आएगा इंटू 2 कर देंगे, हो जाए 2 इंटू दिस वैल्यू, एट्टी 4.325 33 कर देते हैं इंटू 2, 168.65, ठीक है 168.65 ये आ जाएगा। बोलो समझ में आया कैसे करके करना होता है? हाँ मैम. ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इलास्ट्रेशन 7। इलास्ट्रेशन 7 में क्या बोला है, ए लॉजिंग होम इज बीइंग रन इन अ स्मॉल हिल स्टेशन, फिर से वही होटल का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा और अलग होगा, तो इसको थोड़ा सा देखो, ठीक है। तो बोल रहा है कि
A lodging home is being run in a small hill station with 100 single rooms. तो इनका 100 single room है. The home offer concessional rate during 6 off-season month in a year when number of visitors are limited. बोल रहा है जब इनका ऑफ सीजन चलता है, ठीक है, और ये ऑफ सीजन इनका कितने समय तक चलता है, 6 महीने तक चलता है ऑफ सीजन. तब बोल रहा है कि विजिटर्स कम हो जाते हैं. ऑफ सीजन का मतलब वही बात, लोग ज्यादा नहीं आते हैं. तब ये कंसेशनल रेट पे रूम दे देते हैं, मतलब जो नॉर्मल रूम रेंट है उससे कम पे ये रूम रेंट दे देते हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज. बोल रहा है अगर फुल रूम का हाफ रेंट, मतलब एक रूम अगर मान लो 1,000 रुपए का है तो वो 500 में मिल जाता है, ठीक है, ऐसा बोल रहा है इसका मतलब. फिर नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि द मैनेजमेंट्स प्रॉफिट मार्जिन इज टारगेटेड एट 20% ऑफ द रूम रेंट. तो इनका जो प्रॉफिट है वो ये लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनका प्रॉफिट जो है वो इन्होंने बोला है इनके मैनेजर के हिसाब से है 20% ऑफ द रूम रेंट. रूम रेंट का 20% इनको प्रॉफिट जो है कलेक्ट करना होता है. द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एस्टिमेटेड एंड अदर डिटेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च. तो पूरे एक साल का हमें जो है खर्चा दिया हुआ है. एज्यूम ए मंथ इज टू बी फॉर 30 डेज. तो हमें मंथ 30 डेज का ही मानना है, ऐसा क्वेश्चन हमें बोल दिया है. तो हम लोग अपने मन से 31 वगैरह नहीं सोचेंगे कि मार्च है तो ये 31 है, ऐसा नहीं सोचना है. ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द सीजन इज 80% वाइल इन द ऑफ सीजन इज 40%. बोल रहा है सीजन में 80% ऑक्यूपाई होता है, मतलब तब भी 100% तो नहीं होता है. ऑफ सीजन में आधा हो जाता है, 40% ऑक्यूपाई होता है. Total investment in the home is 200 lakh, of which 80% relate to building and balance for furniture and equipment. तो इन्होंने जो मतलब होटल जो लॉज खोला है उसमें 200 लाख का इनका इन्वेस्टमेंट है. 80% उस बिल्डिंग के लिए इन्होंने करा है, तो इसका मतलब बाकी 20% फर्नीचर इक्विपमेंट ये सब लगाने के लिए किया हुआ है, ठीक है. तो ये दो खर्चा हमें पता चल गया. इसके अलावा एक्सपेंसेस में स्टाफ सैलरी एक्सक्लूडिंग रूम अटेंडेंट्स, इनमें रूम अटेंडेंट्स का खर्चा इंक्लूड नहीं है. रिपेयर टू बिल्डिंग, लॉन्ड्री चार्जेस, इंटीरियर मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये दिया हुआ है. एनुअल डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर बिल्डिंग 5% एंड फॉर फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 15% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस. बोल रहे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा बिल्डिंग पे 5%, फर्नीचर इक्विपमेंट पे 15%, एसएलएम पे चार्ज किया जाएगा. रूम अटेंडेंट्स आर पेड 10 पर रूम डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम इन ए मंथ. एक महीने में जितना रूम ऑक्यूपाई रहेगा एक रूम का 10 रुपए करके रूम अटेंडेंट्स को दिया जाएगा. मंथली लाइटिंग चार्जेस 120 पर रूम एक्सेप्ट इन 4 मंथ इन विंटर व्हेन इट इज 30 पर रूम. तो बोल रहा है कि जब सर्दी का मौसम आ जाता है तो जो लाइटिंग का खर्चा है वो 30 रुपए पर रूम होता है और अदरवाइज 120 पर रूम करके होता है. यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द रूम रेंट चार्जेबल पर डे बोथ ड्यूरिंग द सीजन एंड ऑफ सीजन मंथ ऑन द बेसिस ऑफ फॉरगोइंग इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रूम रेंट फिर से वही रूम रेंट निकाल के बताना है सीजन में और ऑफ सीजन में. तो हम लोग क्या करेंगे, रूम रेंट मान लेते हैं कि कितना करके है सीजन में और ऑफ सीजन में. तो कितना मानेंगे, देखो रूम रेंट बोला है कि सीजन में रूम रेंट जो होता है ऑफ सीजन में उसका आधा हो जाता है. यहाँ पर बोला है ना कंसेशनल रेट पे दे देते हैं, और वो कंसेशनल रेट कितना है, बोल रहा है कि हाफ ऑफ द फुल. क्वेश्चन होगा, एक होगा कि सीजन में रूम रेंट कितना होता है, ऑफ सीजन में कितना होता है, ठीक है. तो इलास्ट्रेशन 7, हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट रूम रेंट पर डे इन ऑफ सीजन इज, मान लेते हैं ऑफ सीजन में है ₹X पर रूम पर डे, ठीक है. तो रूम रेंट पर डे इन सीजन, सीजन में फिर कितना हो जाएगा, बोलो. अगर ये X माना है तो सीजन में कितना हो जाएगा, बोलो. बोला ना कि आधा हो जाता है ऑफ सीजन में सीजन से, तो फिर ये कितना माने, अगर ये X मान लिया तो इसको कितना माने, X/2 मानोगे तो सीजन में आधा हो जाएगा ना. मैंने इसलिए उल्टा लिखा है, मैंने लिखा है ऑफ सीजन में X 2X हो जाएगा, ठीक है. ये इसीलिए किया ताकि हमारा क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो. हम चाहे तो ऐसे मान सकते हैं, वो भी चलेगा. तो अगर हम मानते हैं कि सीजन में X है तो ऑफ सीजन में फिर कितना मानोगे, वो भी हो सकता है. अगर सीजन में X मानोगे तो ऑफ सीजन में कितना मानोगे, X/2.
x/2, ठीक है। लेकिन वो करने पे क्या होता है, वो पॉइंट पॉइंट में आ जाएगा, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने इसको x, इसको 2x मान लिया, या फिर एक 4x तो दूसरा 2x, ऐसे भी मान सकते हो, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड करके क्या फायदा है, ठीक है। या तो x और x/2 मान सकते हो, ठीक है, सिंपल दिमाग में वही आएगा। लेकिन थोड़ा सा इजी करने के लिए अगर इसको x मान लोगे तो उल्टा उसको 2x मान लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन करने में आसानी होगा, वैसा कोई रूल्स नहीं है कि इसी को मानना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे रूम रेंट पर एनम। क्यों रूम रेंट पर एनम निकालेंगे, क्योंकि हमें सारे खर्चे पूरे साल भर के दिए हुए हैं, तो पूरे साल भर का सेल्स वैल्यू निकालेंगे, तब ना मुझे पता चलेगा कि कितना करके रूम रेंट पर डे चार्ज होता है, क्योंकि मुझे किसी भी तरीके से तो एक्स निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर लिखते हैं रूम रेंट फॉर पर एनम, पूरे एक साल का रूम रेंट कितना होगा। तो सीजन में कितना होता है, तो सीजन में रूम रेंट कितना हो जाएगा, तो देखो कितने सारे रूम हैं इनके पास। एक रूम का सीजन में है 2x रुपीज, ठीक है। इनके पास 100 सिंगल रूम, एक ही तरीके का रूम है, तो 100 रूम है सीजन में। सीजन में 100 रूम का कितना ऑक्युपाई होता है, नीचे बताया हो, नहीं यहाँ आगे बताया है, बोलो कितना ऑक्युपाई होता है, सीजन में कितना रूम ऑक्युपाई रहता है। 80%, मतलब 80 रूम से हमें पैसा मिलता होगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 80 रूम से, एक रूम से 2x सीजन में, तो 80 रूम से 80 × 2x करके मिलता होगा। तो ये तो एक दिन का हुआ, ये एक दिन का हुआ ना, एक दिन का 2x रुपीज। तो फिर एक दिन में कितने घर जो है, कितने रूम जो है भर जाते हैं, 80 रूम भर जाते हैं, तो पूरे एक साल का कितना होगा। अब इस पे आगे क्या क्या लिखे ताकि एक साल का पता चले। देखो पूरे एक साल में ही हमारा सीजन एंड ऑफ सीजन होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान से सोच के बताओ। तो सीजन कितने मंथ का है, या पूरे 12 मंथ्स में सीजन होता है इनका, नहीं यहाँ बताया। सीजनल मंथ कितना है पूरे साल में, 6। अगर ऑफ सीजन है तो सीजनल मंथ कितना हो जाएगा, पूरे साल में 6 महीना, 6 मंथ्स ही होगा ना। तो ये एक दिन का है, तो 30 डेज कर लेंगे, तो फिर एक महीने का पता चल जाएगा। इनटू कितना करने से पता चल जाएगा, 6 मंथ्स का, 6m। बोलो ये समझ में आया कि नहीं, अगर ये समझ में आया तो ऑफ सीजन वाला तुम लोग बताना मुझे। टोटल रूम रेंट देखो, 100 रूम है, डेली 80 रूम भर्ती होता है, एक रूम का 2x, तो 80 रूम का 80 × 2x रुपीज लगेगा, ये एक दिन का। तो 30 डेज का कितना होगा, 30 क्यों लिखा, क्वेश्चन बोला था कि हर महीने को 30 मानो, तो फिर ये एक महीने का निकल गया, तो इंटू 6 महीने किया तो 6 महीने का निकल जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना हो रहा है, 80 × 2, 160 × 180, तो 28,800 रुपीज, ठीक है। और एक्स आ जाएगा इसमें, एक्स। अब ऑफ सीजन का बताओ कितना लिखे, ये सभी लिखना पड़ेगा। बोलो ऑफ सीजन का कितना कितना लिखे, ऑफ सीजन में कितने रूम ऑक्युपाइड रहते हैं, तो बोल दिया है 40%, तो कितना लिखे, ये रूम ऑक्युपाइड कितना लिखे। रूम तो 100 ही है, थोड़ी ना अलग कोई रूम हो जाए। 40%. इनटू, Into X into 6 months into 30 days. ठीक है, कितना आ रहा है, 40, 12, 7, 2, 0, 0, तो टोटल कितना आ रहा है, 36,000 x। तो ये जो निकला, ये रूम रेंट निकल गया, पूरे साल भर का इनका इनकम निकल गया, ठीक है। पूरे साल भर में इनको इनका इतना इनकम आता है। अब हम लोग निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है, पर्टिकुलर्स और रुपीज। स्टाफ सैलरी 5,50,000, repairs to
बिल्डिंग 2,61,000, लॉन्ड्री चार्जेस 80,000। फिर था इंटीरियर 1,75,000। इंटीरियर के बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1,90,800। 1,90,800 इसके अलावा भी खर्चा है, ठीक है, वो हम लोग को खुद से फाइंड आउट करके देख लेना। जैसे ये तो हमें लाइन बाय लाइन दे दिया, बहुत अच्छा बात है। इसके बाद बिल्डिंग का डिप्रिशिएशन, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सब का डिप्रिशिएशन, ठीक है, तो ये भी तो हमारा खर्चे में ही आएगा। तो डिप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग पे डिप्रिशिएशन कितना लगाने के लिए बोला है? 5%। लेकिन बिल्डिंग का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ऊपर हमें बता रखा था कि बिल्डिंग 200 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 80% बिल्डिंग पे हुआ है, तो 200 लाख इंटू 80% इंटू 5% करने से बिल्डिंग का डिप्रिशिएशन आ जाएगा। सेम तरीके से निकालेंगे डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। तो फर्नीचर इक्विपमेंट कितने का है? बोला था कि 80% बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट है, तो बाकी परसेंटेज जो है इक्विपमेंट फर्नीचर खरीदने पे गया है बैलेंस, ठीक है, तो 40 नहीं 20%। 20% और इसका 15%। तो बोलो तो डिप्रिशिएशन दोनों में कितना कितना है? 160 लाख का बिल्डिंग, उस पे 5%, 16,5,80, 8 लाख होगा शायद, देख लो। 200 लाख का 20%, 40 लाख, 40 लाख पे 15%। छह 6 लाख। और क्या खर्चा है जो कि हमारे पास दिया हुआ डायरेक्टली नहीं है? ये है रूम अटेंडेंस वेजेस। रूम अटेंडेंस वेजेस, ये बोला है पर रूम का 10 रुपए करके, तो ये हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कितना होगा। और बोला है लाइट चार्जेस, ये भी बोला था, देखो हमें बोल दिया था कि ठंडे के मौसम में और जब ठंडा नहीं रहता है तब कितना होगा। तो लाइट चार्जेस, ये दोनों का हम लोग बना लेंगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नोट नंबर 2। तो ये दोनों निकलने के बाद हमारे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट, ये पर एनम है, ये सब साल भर का खर्चा दिया। फिर इस पे लगा देंगे हम लोग प्रॉफिट, और मैनेजर का प्रॉफिट टारगेट जो है वो है कहाँ से, 20% ऑफ द रूम रेंट, ठीक है। तो 20% रेंट के ऊपर, 20% ऑन रेंट मतलब सेल वैल्यू के ऊपर, तो दैट इज कॉस्ट के ऊपर कितना होगा वो निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा टोटल रेंट पर एनम, ठीक है। अब हम लोगों ने ऑलरेडी टोटल रेंट पर एनम निकाल रखा है, फिर उसको इक्विवेलेंट करके आंसर निकालेंगे। तो थोड़ा जगह रखते हुए हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं। यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, रूम अटेंडेंस वेजेस। तो रूम अटेंडेंस वेजेस कितना होगा, कैसे निकालेंगे? तो देखो इनका जो वेजेस है वो कैसे दिया जाता है, पहले वो पढ़ लेते हैं एक बार। फिर से बोल रहा है कि 10 रुपए पर रूम डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी हर महीने में जितना होगा उसके हिसाब से। तो ऑक्यूपेंसी हमारा चेंज हो जाता है सीजन और ऑफ सीजन के बेसिस पे, तो सीजन और ऑफ सीजन, ठीक है। तो सीजन में कितना ऑक्यूपेंसी होता है? तो 100 रूम का 80% ऑक्यूपाइड होता है, ठीक है। तो 80 रूम में सर्विस देना पड़ेगा, एक रूम को सर्विस देने का इनको 10 रुपए मिलता है, ठीक है। तो 10 रुपए पर डे पर रूम, ठीक है। तो फिर 80 रूम का कितना करके हो जाएगा? अब हमें पूरा ईयरली निकालना पड़ेगा क्योंकि ऊपर सारा ईयरली डेटा है। तो ये एक दिन का हो गया, तो इंटू 30 डेज करेंगे तो एक महीने का हो जाएगा, और सीजन हमारा 6 महीने का होता है। तो ऐसे करके हम लोग सीजन पे रूम अटेंडेंस को दिया गया वेजेस निकाल सकते हैं। सेम तरीके से ऑफ सीजन में 100 रूम है, 80% ऑक्यूपाइड होता है, सॉरी 40% ऑक्यूपाइड होता है, और
10 रुपए करके तब भी दिया जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं है, 10 रुपए पर डे पर रूम का दिया जाता है। तो एक दिन का इतना हो जाएगा, तो 30 डेज का कितना, और जो ऑफ सीजन है वो भी 6 महीने का होता है, तो ये टोटल करने से पता चल जाएगा। तो कितना आ रहा है? 1,44,000. 1,44,000, और ये वाला 472,000, ये हो जाएगा 6,216,000, 6। तो ये हो गया रूम अटेंडेंस का वेजेस, 2,16,000 पूरे साल के। अच्छा, फिर लाइट चार्जेस, कैलकुलेशन ऑफ लाइट चार्जेस। तो सीजन ऑफ सीजन, सीजन 6 मंथ्स का है, ऑफ सीजन भी 6 मंथ्स का है। तो लाइट चार्जेस में ना एक और पॉइंट डाल दिया है, बोला है कि 120 करके होता है, और ये बाकी सारे महीने होता है एक्सेप्ट ठंडे के 4 महीने को छोड़ के, ठीक है। तो मुझे एक बोलो बात कि ठंडे का पहले बोलो, सीजनल मंथ इनका कौन कौन सा होगा? ये हिल स्टेशन है, ठीक है, तो बोलो सीजनल मंथ इनका कौन कौन सा होगा? जब हमारा देखो, लोग हिल स्टेशन कब जाते हैं घूमने? जब हमारे यहाँ गर्मी होगा, ठीक है, तब ना जाएंगे। तो मुझे एक चीज बोलो कि सीजन का मंथ फिर इनका कौन कौन सा हो जाएगा? गर्मियों का टाइम कब से शुरू होता है? देखो, फेब तक तो ठंडा ही माना जाता है ना। अभी ठंडा होता है नहीं होता है वो बात अलग है, वेदर के अलग अलग फ्लक्चुएशंस के कारण, बट गर्मी कब से मानते हैं, कौन से मंथ से मानते हैं? March. मार्च, तो मार्च आ जाएगा, और क्या क्या आ जाएगा बोलो, 6 महीना क्या क्या आ जाएगा गर्मी का? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। हाँ, भले ही हमारे यहाँ बरसात हो जाता है, ठीक है, बरसात आ गया, बट यहाँ तक हम लोग जो है इसे 6 महीना ना, तो मार्च से काउंट कर रहे हो तो 6 महीना काउंट करते जाना, ठीक है। अच्छा, अब ऑफ सीजन का देखो, ऑफ सीजन जो है वो भी 6 मंथ्स का होता है, ठीक है, लेकिन ऑफ सीजन में दो होता है, एक होता है विंटर, क्योंकि हिल स्टेशन में विंटर फुल्ली ऑफ सीजन है, और बाकी अदर, ठीक है। अब विंटर को अलग क्यों किया? क्योंकि विंटर का जो 4 मंथ है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्जेस है वो अलग हो जाता है। तो विंटर का 4 मंथ क्या क्या होगा बोलो, कौन कौन सा? क्योंकि 4 मंथ्स ही हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ विंटर 4 मंथ्स का मान रखा है। ये देखो, बोला है ना कि 4 मंथ्स इन विंटर, तो बोलो विंटर में 4 महीना कौन कौन सा लोगे? अभी बोला फेब तक ठंडा होता है, तो बैक में जाओ ना। अब देखो, हाँ बोलो। November, December, January, February. हाँ, नवंबर दिसंबर जैन फेब, ये सब तो ठंडा का मौसम हो गया ना। कुछ नहीं तो बैक में जाओ ना, फेब, ठीक है, क्योंकि फेब तक, मैंने अभी बोला फेब तक ठंडा माना जाता है, उसके बाद जानी, ये सब ठंडे का ही मौसम होता है। अभी ठंडा हो ना हो वो अलग बात है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन ये सब तो ठंडा का ही मौसम है। अच्छा, तो फिर ये 4 महीना हो गया, तो ऑफ सीजन का बाकी 2 महीना क्या क्या आ जाएगा? September, October. सितंबर और अक्टूबर, ये बरसात होता है ना, तो लोग हिल स्टेशन नहीं जाते, ठीक है। ये देखो, सितंबर में क्या होता है, सितंबर में जब तक बरसात, अगस्त में भी होता है, फिर भी अगस्त तक लोग जाते हैं घूमने। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ये टाइम पे लोग जो है हिल स्टेशन नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर वैसा हिल स्टेशन है, ज्यादा स्नोफॉल वगैरह होगा तो कहीं घूमने नहीं जा सकोगे, निकल नहीं सकोगे, ठीक है। और बहुत से लोग एडवेंचर के लिए जाते हैं, वो अलग है, नॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक है। कहीं जाना है, अब रास्ता बंद है, स्नोफॉल हुआ है, तो लोग नहीं जाते हैं इस वजह से, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब मुझे बोलो कि यहाँ पर हमारा खर्चा कैसे होगा। अब बोल रहा है कि लाइट का खर्चा जो है मंथली 120 करके होता है, विंटर में 30 करके। तो इस समय पे एट द रेट ऑफ 120, इस समय पे एट द रेट ऑफ 30, और इस समय पे भी फिर एट द रेट ऑफ 120 होगा, ओनली ये 4 मंथ 30 करके होगा। अब खर्चा निकालते हैं, तो देखो 100 रूम है, ठीक है, 100 रूम है, 100 रूम 80% ऑक्यूपाई होता है सीजन में, तो 80 रूम का हमें बिल निकालना है। तो एक रूम का बिल कितना होता है? 120 रुपए किस हिसाब से है? एक रूम का है, ठीक है। तो एक रूम का 120 रुपए, तो 80 रूम का कितना हो जाएगा? 80 × 120, ये एक दिन का हो गया, ठीक है। हमें 6 महीने का निकालना है, तो 6 महीने का कितना हो, तो बोलो कितना?
और ये मैंने 30 क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, अगर ये तुम लोग को पता करना है तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है 120 पर रूम पर मंथ, क्योंकि मंथली लाइटिंग चार्जेस बोला है तो 120 ऑलरेडी पर मंथ पर रूम है, ठीक है। इसीलिए मैंने 30 नहीं लगाया, मतलब ये दिमाग में आ ही सकता है ना, हर जगह पे 30 लगा रही, यहाँ क्यों नहीं लगा, क्योंकि बाकी सब पर डे था, ये पर मंथ है तो फिर और 30 लगा के करे क्या, तो इंटू 6 मंथ्स कर दिया। बोलो कितना आ रहा है? 57,600। 57,600, ठीक है। अब विंटर वाला ये काउंट करो, विंटर में भी रूम तो वही 100 है, लेकिन ऑक्युपाइड कितने रहते हैं, 40% रहते हैं, ठीक है। एक रूम का पर मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है 30 रुपीज, तो 40 रूम का पर मंथ का कितना आ जाएगा, तो फिर 4 महीने का कितना आ जाएगा ये निकालना पड़ेगा। तो 4 × 3 12, 12 × 4 48, 4800 होना चाहिए ये वाला। अच्छा अब ये वाला देखो, 100 रूम 40% ऑक्यूपाई रहता है और इस पे बिल आता है 120 रुपए पर मंथ पर रूम। और उतना सब हम लोग नहीं लिख रहे, लेकिन तुम लोग को एग्जाम में लिखना पड़ेगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, सारा चीज लिखना पड़ेगा, ऑक्यूपेंसी या रूम ऑक्यूपाइड ऐसे करके लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलता है। ये कॉस्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, कॉस्ट में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2 मंथ्स, तो यहाँ कितना आ जा रहा है 40 × 2 80, 80 × 12, 12 96, 9600। तो बोलो टोटल कितना आ रहा है? 72,000. 72,000। अच्छा 72,000 ये हम लोग का आ गया टोटल लाइटिंग चार्जेस फॉर द ईयर। अब ये सब टोटल करके बता दो टोटल कॉस्ट पर एनम कितना आ रहा है? ₹29,44,800. 29,44,800, ठीक है। अच्छा अब बोला है कि प्रॉफिट लगाने के लिए, तो 20% ऑन रेंट, मतलब सेल पे अगर 20% है तो कॉस्ट पे कितना होगा, क्योंकि मेरे पास कॉस्ट अवेलेबल है, तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट, तो 20 अगर प्रॉफिट है, सेल 100 है, क्योंकि ये 100 पे बोला है, तो कॉस्ट कितना होगा? 20 प्रॉफिट, सेल 100, तो कॉस्ट कितना? 80. 80, तो फिर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा 20/80, तो 20/80 इसके ऊपर लगाओ, मतलब 1/4, 29 लाख जो भी आया उस पे कैलकुलेटर पे 1/4 लगाओ। 4, 4 7 18, 8 9 यार, 7 3 12, 36,200। 36,200, ठीक है। अब इसका ऐड कर लो कितना होता है, 0 0 0, 5 3 8, 3680, 36,81,000। 81,000, ठीक है। ये हम लोग का आ गया टोटल रेंट पर एनम। अच्छा अब हम लोगों ने टोटल रेंट पर एनम निकाल रखा है, बोलो कितना? रूम रेंट फॉर पर एनम, तो ये हो गया 36,000, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 36,000 एक्स इक्वल टू 36,81,000, दियर फोर एक्स इक्वल टू 36,81,000 डिवाइडेड बाई 36,000, तो ये कितना आएगा? पॉइंट में आएगा, 102.25. ₹102.25, ठीक है। एक्स का वैल्यू आ गया, तो अब हमें बताना है रूम रेंट पर डे इन ऑफ सीजन और रूम रेंट पर डे इन सीजन, ये दो ही पूछा था हमें, ऑफ सीजन का रूम रेंट और सीजन का रूम रेंट बताने के लिए। रूम रेंट चार्जेबल पर डे, देखो पर डे के हिसाब से बोला है, बोथ ड्यूरिंग सीजन एंड ऑफ सीजन, तो पर डे ही निकल जाएगा। ऑफ सीजन का रूम रेंट हम लोगों ने कितना मान रखा है, ऑफ सीजन का रूम रेंट मान रखा है हम लोगों ने एक्स, और ये 2x, तो एक्स मतलब ये, तो इसका मतलब ₹102.25, और ये हो जाएगा ₹102.25 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 204.50 शायद, देख लो ठीक है।
हाँ, तो ये हो इलास्ट्रेशन 8, बट ये बड़ा है तो ये भी नहीं करेंगे। 13 14 तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, वो हम लोग कर सकते। ये वाला देखिए, बोल रहा है द लोन डिपार्टमेंट ऑफ ए बैंक परफॉर्म सेवरल फंक्शन इन एडिशन टू होम लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टास्क। तो होम लोन देने के अलावा भी ये लोग बहुत सारे अलग अलग ये बैंक जो है काम करता है। इट इज मतलब लोन डिपार्टमेंट का काम जो है वो मेनली लोन देना होता है, तो होम लोन के अलावा भी ये लोग एडिशनल और भी सारे काम करते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट 25% ऑफ द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द लोन डिपार्टमेंट आर एप्लीकेबल टू द प्रोसेसिंग ऑफ होम लोन एप्लीकेशन। बोल रहा है कि जितना भी ओवरहेड कॉस्ट है उसका 25% जो है एस्टिमेट करके देखा गया है कि लोन डिपार्टमेंट के ओवरहेड कॉस्ट का 25% एप्लीकेबल है प्रोसेसिंग ऑफ होम लोन। मतलब होम लोन के लिए 25% ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड है, तो इसका मतलब होम लोन के अलावा बाकी जो भी फंक्शन ये लोग परफॉर्म करते हैं उसके लिए ओवरहेड कॉस्ट हो जाएगा कितना, बाकी बचा हुआ अमाउंट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन कंसर्निंग द प्रोसेसिंग ऑफ ए लोन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर दिया है कि लोन एप्लीकेशन अगर प्रोसेस करना होता है तो क्या क्या कॉस्ट इनकट होता है। तो लोन प्रोसेसेस यहाँ पर बोला है प्रोसेसर्स मंथली सैलरी इतना, 4 एम्प्लॉय 60,000 एच। लोन डिपार्टमेंट ओवरहेड कॉस्ट मंथली दे दिया है। चीफ लोन ऑफिसर सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, लीगल एडवाइस, एडवर्टाइजमेंट, मिसलेनियस, टोटल ओवरहेड कॉस्ट दे दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग होम लोन एप्लीकेशन ऑन द एजम्पशन दैट 500 होम लोन एप्लीकेशन आर प्रोसेस्ड ईच मंथ। अच्छा, तो हम लोग को क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग होम लोन एप्लीकेशन ऑन द एजम्पशन दैट 500, अगर 500 होम लोन जो है एप्लीकेशन प्रोसेस होता है हर मंथ। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हुआ। देखिए एक मिनट। तो लिखते हैं स्टेटमेंट showing calculation of the cost of processing a typical home loan application। तो यहाँ जो खर्चा दिया गया है ये लोन प्रोसेसिंग मंथली सैलरी ये है 2,40,000। ठीक है, 4 एम्प्लॉय 60,000 ईच करके, तो ये लिख लेते हैं लोन प्रोसेसर्स मंथली सैलरी, क्योंकि ये लोन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। लोन प्रोफेशनल सैलरी 60,000 इंटू 4 करके लिख लेते, तो उतना ईच ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। तो लोन प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना होगा, जितना हमारा यहाँ पर कॉस्ट होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 500 कर देंगे। 500 लोन का प्रोसेसिंग कॉस्ट पूछा है तो हम लोग डिवाइडेड बाय 500 कर देंगे तो हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है ओवरहेड कॉस्ट दे दिया है 1,81,000, बट हमें पता है लोन डिपार्टमेंट में ओवरहेड कॉस्ट का बस 25% ही जाना चाहिए। ठीक है, तो लोन डिपार्टमेंट में ओवरहेड कॉस्ट का कितना आएगा, तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं 25% इंटू 1,81,000। तो 25% मतलब 1/4 होता है, 181 का 1/4 कितना हो जाएगा, 45,250। ठीक है, और तो कोई खर्चा नहीं है, तो टोटल कॉस्ट पर मंथ हो गया। ये सब मंथली दिया हुआ था, लोन प्रोसेसिंग का टोटल कॉस्ट पर मंथ ये देखिए।
मंथली, ठीक है। लोन कॉस्ट पर मंथ जो है कितना आ जाएगा, टोटल करने से 052 9, नहीं गलत हुआ ना, 5250 और ये 285250, ठीक है। ये हो गया। अब हमें पूछा क्या था, हम लोग को पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग होम लोन एप्लीकेशन ऑन एजम्पशन दैट 500 होम लोन एप्लीकेशन आर प्रोसेस्ड ईच मंथ। हर महीने में 500 लोन प्रोसेसिंग होता है, तो ये एक महीने का खर्चा है, तो इतना खर्चा करके 500 लोन प्रोसेस हुआ। तो फिर एक लोन प्रोसेसिंग का खर्चा कितना है, हमें ये पूछा है। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग होम लोन एप्लीकेशन, एक होम लोन एप्लीकेशन प्रोसेस होने का क्या कॉस्ट होता है, तो कॉस्ट पर होम लोन application is ₹2,85,250। ये पर मंथ है और इतने खर्चे करके 500 एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाता है, तो एक एप्लीकेशन का कितना होगा, तो डिवाइड करके बता दो कितना आ रहा है, वही हम लोग का आंसर हो जाए। 570.5. तो ₹570.50 पर एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन का प्रोसेस करने में इतना खर्चा होता है, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन सा मैंने बोला हो जाएगा। इसके बाद वाला भी छोटा ही है, 14th नंबर वाला, इलास्ट्रेशन 14। तो इस पे देखते हैं क्या बोला है। बोल रहा है प्रिपेयर द कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ इग्नस थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन का हमें कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है, जहां पर पावर जनरेट होता है। द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट पर किलोवाट फ्रॉम द डेटा प्रोवाइडेड बिलो पर्टेनिंग टू द ईयर 22-23। ये 22-23 का खर्चा दिया हुआ है। इतना किलोवाट पावर जनरेट करने का खर्चा दिया है। 5 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर केजी ऑफ कोल कंज्यूम्ड। इतना बोल रहा है कि 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 1 किलो कोल का खर्चा 4.25 पर केजी करके है। देखो यहाँ पर बोला है कि 5 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, पर केजी ऑफ कोल कंज्यूम्ड है इतना पर केजी करके, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 5% ऑन कैपिटल कॉस्ट, मतलब जो भी कैपिटल एसेट्स वगैरह लगाए तो उस पर 5% डेप्रिसिएशन यहाँ पर बोला है। तो हम लोग को कैलकुलेट करके देना क्या है, कॉस्ट स्टेटमेंट बना के देना है, मतलब कितना खर्चा होता है वो हमें बना के देना है, ठीक है। तो इतना बना के देना है, कितना खर्चा होता है, और क्या शो करना है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का खर्चा कितना है, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का खर्चा कितना है वो निकाल के देना है। तो कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ थर्मल पावर स्टेशन, पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है। यहाँ भी हम लोग कोई फिक्स्ड वेरिएबल किए बिना ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है ऑपरेटिंग लेबर रिपेयर मेंटेनेंस, ऑपरेटिंग लेबर रिपेयर मेंटेनेंस, तो ये था 30 लाख और वो था 10 लाख। लुब्रिकेंट्स, पेयर एंड स्टोर्स, इसके बाद ये लिखा हुआ था 8 लाख। प्लांट सुपरविजन 6 लाख, ये 8 लाख। इसके बाद वाला खर्चा 6 लाख, प्लांट सुपरवाइज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 4 लाख, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 4 लाख। अच्छा, कोल कॉस्ट, कोयला का खर्चा, कोयला का खर्चा निकाल लेते हैं। कोयला का खर्चा कितना है, बोल रहा है कि 1 किलो कोयला आता है कितना करके, 4 रुपए 25 4 रुपए 25 पैसे पर किलो करके, ठीक है। तो 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमारा कोयला का खर्चा कितना होगा ये निकालना पड़ेगा। अच्छा,
5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर केजी ऑफ कोल कंज्यूम 4.22। अच्छा, 5 किलोवाट के लिए 1 केजी कोल कंज्यूम होता है इतना, तो हम लोग कितना बना रहे हैं, 20 लाख किलोवाट। ठीक है, तो 5 किलो के लिए इतना, तो 20 लाख किलोवाट के लिए कितना होगा, 20 लाख किलोवाट इंटू 4.25, तो कितना हो जाएगा, बिना वर्किंग नोट बनाए यहीं पर लिख देते हैं दोनों, कितना होगा 20 लाख किलोवाट इंटू 4.25 केजी, क्योंकि 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड होता है 1 किलो से, और उसका पैसा लगता है 4.25। अच्छा, 5 किलोवाट के लिए 4.25, 1 किलोवाट के लिए 4.25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 20 लाख, तो बोलो कितना आएगा, 17 लाख। 17 लाख। ठीक है, तो देखो 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें 1 किलो कोयला का जरूरत होता है। 1 किलो कोयला 4 रुपए 25 पैसे करके आता है, तो 20 किलो वाट आवर पावर जनरेट करने का कोल का कॉस्ट आ जाएगा। और एक खर्चा है डिप्रिशिएशन। अच्छा, डिप्रिशिएशन कितना लगेगा, कैपिटल एसेट पे 15%, 5 करोड़ पे 15%, 3 4 5, हाँ 5 करोड़ पे 5%, 15 बोल रहे, 5 करोड़ पे 5%, तो बोलो कितना हो रहा है, 25 लाख। अब टोटल करो, टोटल खर्चा, टोटल कॉस्ट पर एनम। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस्ट पर किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर जनरेट करने का खर्चा। तो ये टोटल जितना आएगा डिवाइडेड बाय ये पूरा खर्चा हुआ है 20 लाख किलोवाट पावर जनरेट करने। 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख। 36 लाख आना चाहिए, 36 लाख आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, 48 लाख प्लस 6 लाख, 54 लाख प्लस 4 लाख, 58 लाख प्लस 17 लाख, 75 लाख प्लस 25, 30 10 8 6 40, 30 10 8 6, ओ ये 40 लाख है, सॉरी 4 लाख नहीं, ये 40 लाख है। अब देखो तो हाँ, अब आएगा 1 करोड़ 36 लाख। बोलो कितना आ रहा है, 1 करोड़ 36 लाख डिवाइडेड बाई ये 20, 6.8 इतना आ रहा है, चेक कर लो एक बार, 6.8 किलोवाट रुपीज, 6.8 किलोवाट पर आवर। ठीक है, ये 40 लाख होगा तब जाके 1 करोड़ 36 लाख देख लो एक बार, ठीक है कि नहीं, इतना तक ही करेंगे, एक बार कंफर्म कर दो। हाँ। आंसर ठीक आया है, ठीक है, आज इतना ही हाँ करते हैं, मैम। बाकी नेक्स्ट क्लास में।